आज हम एक ऐसे नाटकीय बदलाव की कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने अपना पूरा का पूरा चोला ही बदल लिया और रातों रात एक विशाल साम्राज्य की सरकार बन बैठी। जी हाँ, ये कहानी है 1833 के चार्टर एक्ट की। तो चलिए इस बदलाव को जरा और साफ साफ देखते हैं। 1833 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक व्यापारी जिसका चीन के साथ व्यापार और चाय पर पूरा एक अधिकार था। लेकिन इस एक्ट के बाद वो एक शासक बन गई, एक ऐसी संस्था जो पूरी तरह से प्रशासनिक थी, जिसका काम माल बेचना नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत पर हुकूमत करना था। ये जो सफर है ना, व्यापारी से शासक बनने का, बस यही इस एक्ट का पूरा सार है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक ग्लोबल कॉरपोरेशन ने अचानक अपना पूरा बिजनेस मॉडल छोड़कर सरकार की भूमिका कैसे अपना ली? इसी सवाल का जवाब आज हम इस पूरे विश्लेषण में ढूंढने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस बदलाव का जो पहला और सबसे जरूरी पहलू था वो था कंपनी के कमर्शियल दौर का अंत। पर ऐसा हुआ क्यों? असल में उस वक्त ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जोरों पर था और वहां के जो नए नए उद्योगपति थे वो कंपनी की मोनोपोली के सख्त खिलाफ थे। वो भारत के साथ फ्री ट्रेड चाहते थे। इसीलिए ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो एक तरह से कंपनी की पहचान को जबरदस्ती बदलना था। और हुआ भी वही जो वो उद्योगपति चाहते थे। ब्रिटिश संसद ने उनकी सुनी। नतीजा, ये इस एक्ट का शायद सबसे कठोर प्रावधान था। एक ही झटके में कंपनी के व्यापार करने के सारे, और मेरा मतलब है सारे, अधिकार खत्म कर दिए गए। सोचिए, सदियों से जो कंपनी मसालों, चाय और कपड़ों का व्यापार कर रही थी, अब वो कुछ भी नहीं बेच सकती थी। और ये अंत कितना पूरा था ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। कंपनी ने सिर्फ अपने व्यापारिक अधिकार ही नहीं खोए, बल्कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर उसकी जो दशकों पुरानी मोनोपोली थी उसे भी जड़ से खत्म कर दिया गया। मतलब कंपनी की व्यापार वाली दुकान पर ताला लग गया, हमेशा के लिए। तो फिर कंपनी की नई पहचान क्या थी? वो अब थी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बॉडी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, ब्रिटिश भारत के विशाल इलाके और उसके लोगों पर शासन करना। मतलब अब मुनाफे की जगह एडमिनिस्ट्रेशन ने ले ली थी। कंपनी का बिजनेस तो बंद हो गया, पर इस एक्ट ने एक और बहुत बड़ा काम किया। वो था बिखरी हुई पावर को एक जगह इकट्ठा करना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए, इस एक्ट से पहले सीन कुछ ऐसा था कि ब्रिटिश भारत में पावर के कई सेंटर थे। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, ये सारी प्रेसिडेंसीज अपने अपने कानून बनाने के लिए काफी हद तक आजाद थीं। कोई एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कमांड नहीं था। 1833 के एक्ट ने इस पूरे बिखराव को खत्म कर दिया। सबसे पहला काम, बॉम्बे और मद्रास से कानून बनाने की पावर छीन ली गई। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर एक नया और कहीं ज्यादा ताकतवर पद बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और इस नए पद के पास पूरे ब्रिटिश भारत पर फुल सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी थी। और इस जबरदस्त पावर वाले नए पद को संभालने वाला पहला शख्स था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वो सिर्फ बंगाल के नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत के पहले सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर बने। ठीक है, तो अब एक सेंट्रलाइज सरकार तो थी, पर इतनी बड़ी सरकार को चलाने के लिए एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम की भी तो जरूरत थी, है ना? और यहीं से भारत के कानूनी इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। और इस नए चैप्टर को लिखने का जिम्मा जिस इंसान को दिया गया वो थे लॉर्ड मैकाले। उन्हें भारत के लिए एक कॉमन लीगल सिस्टम बनाने का काम सौंपा गया। मैकाले का रोल कह सकते हैं डबल था। एक तो वो भारत के पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे और दूसरा उन्हें गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहले लॉ मेंबर के तौर पर भी शामिल किया गया, ताकि कानून बनाने की प्रक्रिया में एक्सपर्ट सलाह मिल सके। इस लॉ कमीशन का लक्ष्य बहुत बड़ा था। पूरे भारत में जो अलग अलग कानून और रीति रिवाज चल रहे थे उन सबको एक लीगल कोड में लाना। और इसी कमीशन के काम की नींव पर आगे चलकर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी बनी, जो आज भी भारतीय कानून का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस एक्ट में एक और क्रांतिकारी बात थी, जिसने ये सिद्धांत रखा कि किसी भी भारतीय को सिर्फ उसके धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के तहत किसी भी पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
अब भले ही असल में इसका पालन पूरी तरह से ना हुआ हो, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर ये ब्रिटिश भारत में कानूनी बराबरी की तरफ उठाया गया पहला ऑफिशियल कदम था, और ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। तो इन सभी बदलावों का अंतिम नतीजा क्या हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो इस एक्ट ने उस साम्राज्य की नींव रखी जिसे हम बाद में ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। तो आइए इन 3 बड़े बदलावों को फटाफट से दोहराते हैं। पहला, कंपनी का व्यापारी से शासक बनना। दूसरा, बिखरी हुई पावर से एक सेंट्रल कंट्रोल की तरफ बढ़ना। और तीसरा, अलग अलग रीति रिवाजों की जगह एक यूनिफाइड लीगल कोड की शुरुआत करना। तो असली बात यह है कि 1833 के एक्ट ने सिर्फ कुछ नियम नहीं बदले, इसने उस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को तैयार किया जिस पर अगले 100 से ज्यादा सालों तक ब्रिटिश राज टिका रहा। ये एक साम्राज्य का ब्लूप्रिंट था। और इसके नतीजे बहुत दूर तक गए। सेंट्रलाइजेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रीमलाइंड हो गया। जो नए इलाके जीते जा रहे थे, उन पर शासन करने का एक साफ ढांचा तैयार हो गया। और सबसे जरूरी, भारत के गवर्नर जनरल के पद ने पूरे ब्रिटिश भारत पर सेंट्रल कंट्रोल को इतना मजबूत कर दिया जितना पहले कभी नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक्ट एक मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने एक पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। पर यह हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये जो मॉडर्न स्टेट था, ये जो एफिशिएंट सिस्टम था, वो आखिर किसकी फायदे के लिए बनाया गया था?